जय हिंद साथियों, जय समाजवाद। आज समाजवाद की प्रासंगिकता विषय पे मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिला है और मैं समझता हूँ कि समाजवादी व्यवस्था जब तक ये दुनिया रहेगी, समाजवादी विचारधारा जब तक ये दुनिया रहेगी, तब तक उसकी प्रासंगिकता रहेगी, तब तक जमीन पर उसकी आवश्यकता रहेगी और समाजवादी विचार ही समाज में अमन, चैन, भाईचारा, एकता और प्रगति ला सकता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम लोग समाजवादी नेताओं के और समाजवादी आंदोलन के समय के नारों को याद रखें, उसको आज की दृष्टि से देखें, तो वो नारे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। समाजवादी आंदोलन में नारे लगाए गए, रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। और आज की तारीख में आप हिंदुस्तान को देखेंगे तो हिंदुस्तान का एक बड़ा वर्ग आज भी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष कर रहा है। धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी, यह समाजवादी आंदोलन का नारा था। और आज की दृष्टि से अगर आप उसको देखेंगे, आज के समय से उसको आप देखेंगे, तो आज भी हिंदुस्तान में एक बड़ा वर्ग है जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास अपना खेत नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं हैं, और इसलिए समाज में इसका बंटवारा बराबरी से होना चाहिए। ये सिद्धांत समाजवाद ने दिया। समाजवादी आंदोलन के नारे थे, डॉक्टर लोहिया का फरमान, रेल का डिब्बा एक समान। समाजवादी आंदोलन के नारे थे, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। आज इस कोरोना संकट में भी आप देख लीजिए, जो तूफान पूरे हिंदुस्तान में आपको दिख रहा है, वो पैदल चलते हुए मजदूर, वो माताएं बहनें, वो मासूम बच्चे, वो श्रमिक वर्ग जो अपने खून पसीने से बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है, वो मजदूर जो गर्मी की दोपहरिया में आपको खींचकर आपके घर पहुंचाता है, अपना श्रम, अपना पसीना बहाता है। आज वो मजदूर वर्ग हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर है। आज वो मजदूर वर्ग एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। उसके पास आज भी जीवन जीने का साधन नहीं है। जिन्होंने शहरों को बनाया, जिन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया, जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में अपना खून पसीना बहाया, आज उनको घर जाने के लिए टिकट नहीं मिल पा रहा है। उनको ट्रेन की जरूरत है, वो ट्रेन नहीं मुहैया कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो पूरी व्यवस्था है, जो सरकार है, उसकी सोच पूंजीपतियों के लिए है, उसकी सोच बड़े वर्ग के लोगों के लिए है। और इसीलिए तो ये होता है कि आज आप जो व्यवस्था चल रही है उसको देखिए, लाखों करोड़ रुपए का एनपीए हो चुका है। यानी जो पैसा हमने आपने बैंकों में कर्ज के रूप में बैंकों में जमा किया था, अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा, मजदूर का पैसा, किसान का पैसा, कर्मचारी का पैसा, व्यापारी का पैसा, वो सारा पैसा बैंकों से उठा के बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दिया गया। और उन पूंजीपतियों ने 10.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों से कर्जा लिया और बैंकों का पैसा वापस नहीं किया। बैंक खाली हो गए। ये एक प्रकार से हमारे पैसे पर लूट है जो सरकार की नीतियों के द्वारा प्रायोजित की जा रही है। तो दो तरह का समाज बनाया जा रहा है। एक समाज वो जो अंबानी का समाज है, जो 450 कमरे के मकान में रहता है। एक समाज वो जो सैकड़ों करोड़ के हवाई जहाज में घूमता है। एक समाज वो जो बड़े बंगलों में रहता है, बड़ी गाड़ियों से चलता है। और एक समाज वो जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, जिनके पांव में छाले पड़ चुके हैं, जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है। और आज का नहीं, एक पुराना आकलन है जिसमें यह कहा गया था कि 82 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो 20 रुपए से कम पर अपनी जिंदगी चलाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि 20 रुपए से कम पर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी कैसे बिता सकता है। 20 रुपए से कम पर कोई व्यक्ति कैसे अपना जीवन चला सकता है। लेकिन एक समाज के अंदर खाई बढ़ रही है, समाज के अंदर दूरियां बढ़ रही हैं, और जब जब अब असमानता का समाज रहेगा
जब जब अमीर और गरीब के बीच खाइयां बढ़ती रहेंगी, तब तब समाजवाद का सिद्धांत, समाजवादी विचारधारा, डॉक्टर लोहिया का संदेश समाज में प्रासंगिक रहेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में समाजवादी विचारधारा से ही हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और समाजवाद की विचारधारा आज भी उतनी प्रासंगिक है, आज भी उसकी उतनी जरूरत जमीन पर है। समाजवाद क्या कहता है? हम जन्मना भेद को नहीं मानते। समाजवाद कहता है समता मूलक संपन्नता युक्त समाज की स्थापना समाजवाद का मूल सिद्धांत है। समाजवाद कहता है गैर बराबरी का समाज नहीं होना चाहिए, बराबरी का समाज होना चाहिए। लेकिन आज भी हमको खबरें देखने को मिलती हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद जो दलित समाज से है, कर्नाटक के अंदर वो एक घर के योजना का, एक गरीबों के लिए घर की योजना का उद्घाटन करने एक गांव में जाते हैं, तो उनको वहां से भगा दिया जाता है क्योंकि वो दलित समाज से थे। हम आज भी ये खबरें पढ़ते हैं कि गांवों के अंदर अगर मिड डे मील बनाने वाली महिला दलित समाज से है, तो गांव का गांव विरोध करने पर इकट्ठा हो जाता है कि हम उसके हाथ का बना हुआ नहीं खाएंगे। हम आज भी देखने को मिलता है हमारी व्यवस्था के अंदर कि जो समाज का दलित वर्ग है, समाज का पिछड़ा वर्ग है, समाज का शोषित वर्ग है, समाज का वंचित वर्ग है, उसके अधिकारों की उपेक्षा हो रही है और लगातार उसको अभी भी दबाने का प्रयास किया जाता है। अब जैसे आरक्षण का ही मसला ले लीजिए। सोशलिस्टों ने एक जमाने में नारा लगाया कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पांवे 100 में 60। हमने 100 में 60 का नारा दिया था। और यह नारा क्यों दिया था? आरक्षण की व्यवस्था को समाजवादी विशेष अवसर का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी एक व्यक्ति जो 100 किलोमीटर आगे खड़ा है और एक व्यक्ति जो 0 पॉइंट पे खड़ा है, दोनों के बीच में प्रतियोगिता नहीं कराई जा सकती, दोनों के बीच में एक साथ दौड़ नहीं कराई जा सकती। यानी जो 0 पॉइंट पे खड़ा है उसको 100 किलोमीटर आगे खड़े हुए व्यक्ति के बराबर लाना पड़ेगा। और बराबर लाने के लिए उसको विशेष अवसर देने होंगे, बराबर लाने के लिए उसको विशेष अधिकार देने होंगे, बराबर लाने के लिए उसको आरक्षण की व्यवस्था भी देनी होगी, आर्थिक मदद भी देना होगा, मकान का भी इंतजाम करना पड़ेगा। रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, जो समाजवादियों का नारा था। तो आज भी उसको विशेष अवसर की आवश्यकता है। तो आरक्षण पे समाज को बांटने का काम आज की तारीख में किया जा रहा है, लोगों को लड़ाने का काम आज की तारीख में किया जा रहा है। लेकिन समाजवादी आंदोलन के नेताओं को याद कर लीजिए, जिन लोगों ने इस पिछड़े वर्ग की, शोषित वर्ग की, इस वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ी, उनमें बहुत सारे ऐसे नाम थे जो कोई दलित समाज से नहीं थे। डॉक्टर लोहिया सवर्ण वर्ग से आते थे, राजनारायण जी सवर्ण वर्ग से आते थे, जयप्रकाश जी सवर्ण वर्ग से आते थे, हिंदुस्तान के जनेश्वर मिश्रा जी सवर्ण वर्ग से आते थे। जिस नेता के चरणों में बैठ के मैंने समाजवादी विचारधारा के काखा गाघा को सीखा है, वो रघु ठाकुर जी, वो कोई दलित समाज से नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया, समझाया कि समाजवाद का मतलब है समाज के अंतिम आदमी तक अधिकार पहुंचना चाहिए, उसकी जरूरतें पहुंचनी चाहिए। और यह पूंजीवादी व्यवस्था में संभव नहीं है साथियों। ये आज जो व्यवस्था, जो होड़ चलाई जा रही है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, विदेशी व्यवस्था को बढ़ावा देना, FDI। अब आप देखिए, बड़ा मजाक सा लगता है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं लोकल वोकल, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं स्वदेशी को बढ़ावा देना। कौन सी सरकार कह रही है? जिस सरकार ने रिटेल में 100% FDI की छूट दे दी, जिस सरकार ने रक्षा क्षेत्र जैसे संवेदनशील क्षेत्र में 49% FDI यानी कि विदेशी निवेश की छूट दे दी। आज हिंदुस्तान में बिस्कुट लेना हो विदेशी, पानी लेना हो विदेशी, चिप्स लेना हो विदेशी, शरबत लेना हो विदेशी, सब्जी लेना हो विदेशी, आटा लेना हो विदेशी, चावल लेना हो विदेशी। यानी खाने पीने, पहनने ओढ़ने से लेके सब कुछ इस देश के अंदर, हवाई जहाज से लेके सुई तक सब कुछ विदेशी मिल रहा है। और ऐसे समय में अब हमें स्वदेशी का मजाक सिखाया जा रहा है।
हम स्वदेशी की व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वराज की व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हम डॉक्टर लोहिया के समाजवाद के प्रति प्रतिबद्ध हैं। और हम छोटे रोजगार को बढ़ावा देने का, लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के हमेशा से पक्षधर रहे हैं। समाजवादियों की तो सोच और विचारधारा हमेशा इस बात की पक्षधर रही है कि छोटे रोजगार को बढ़ावा दीजिए, लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा दीजिए, उसको ज्यादा से ज्यादा मदद कीजिए। लेकिन आज जो सरकार का बजट आता है, जो आज सरकार की मदद आती है, वो मदद किसके लिए आती है साथियों? वो मदद आती है समाज के चंद पूंजीपतियों के लिए। आपको मालूम है, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का टैक्स की छूट हर साल पूंजीपतियों को दी जाती है, कॉर्पोरेट वर्ग को दी जाती है। लाखों करोड़ रुपए की उनको छूट दी जाती है। अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, और ये पैकेज क्या है? लोन बांटो योजना है। कह रहे हैं एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ रुपए का हम कर्जा देंगे। कर्जा देना कोई सीधी सहायता तो है नहीं। कर्जा देना तो कान घुमा के पकड़ के आपने मदद की और हम कर्जा लेंगे क्यों? एमएसएमई सेक्टर में, यानी मध्यम कुटीर लघु उद्योग चलाने वाले लोगों के सामान की मांग अगर बाजार में होगी, तभी वो लोग कोई कर्जा लेंगे, तभी वो अपना उत्पादन करेंगे। लेकिन नहीं, मांग तो है नहीं बाजार में, अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है। वित्त मंत्री जी कह रहे हैं हम 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा देंगे। फिर कहा साहब 50 लाख पटरी वालों को, रेडी वालों को हम 10-10 हजार रुपए कर्जा देंगे। अरे रेडी पटरी वालों को कर्जा देके आप उनको कैसे मजबूत कर सकती हो? तो पहले से उनकी कमर टूटी हुई है। इस वक्त जरूरत थी बाजार में मांग पैदा करने की, खरीद की मांग पैदा करने की, और वो तब होगी जब सीधे आर्थिक सहायता गरीब के खाते में आएगी। वो तब होगी जब सीधे आर्थिक सहायता मजदूर के खाते में आएगी। आप उनके खाते में डायरेक्ट पैसा देंगे, तब वो बाजार में कुछ खरीदने के काबिल होंगे और उससे अर्थव्यवस्था का पहिया आगे बढ़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो भी सोच है, 68,000 करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया, जिसमें कौन है? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, तमाम वो पूंजीपति जिनको भगोड़ा कहा गया है, जो विदेशों में घूम रहे हैं, विदेशों की नागरिकता ले ली उन्होंने। और ये एक अच्छा तरीका है। हिंदुस्तान में हजारों करोड़ लूटिए, लाखों करोड़ लूटिए, और विदेशों में जाकर 2-5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके, और ये हो जाता है। छोटे छोटे देश हैं जिनके साथ आपकी प्रत्यार्पण संधि नहीं है, उन देशों में आप 2-4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके वहां की नागरिकता ले सकते हैं। तो ये अच्छा तरीका है। हिंदुस्तान में हजारों लाखों करोड़ रुपए लूटो और विदेश की जाके नागरिकता ले लो, फिर वहां से कोई आपको लाभ ही नहीं सकता, क्योंकि उस देश के साथ भारत की प्रत्यार्पण संधि नहीं है। तो कुल मिलाकर आज भी हम लोगों को सोचना होगा, विचार करना होगा कि डॉक्टर लोहिया का संदेश, मधुलिमे जी का संदेश, राजनारायण जी का संदेश, समाजवादी नेताओं का संदेश, कर्पूरी ठाकुर जी का संदेश, उनका जीवन, उनका विचार, उनका रहन सहन, आज उसकी प्रासंगिकता है कि नहीं है, एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और ये सोचने के लिए हमें इसलिए मजबूर होना पड़ रहा है कि आज भी वो तमाम नारे, वो तमाम आंदोलन, उतनी ही आज उसकी आवश्यकता है जितनी कि शुरुआती दिनों में रहे। जब तक गैर बराबरी का समाज रहेगा, तब तक समाजवाद का सिद्धांत प्रासंगिक है। और आज गैर बराबरी का समाज बना हुआ है। मैं कोई 77 के आंदोलन में नहीं था साथी, ना 42 के आंदोलन में था। मैंने उसको किताबों में पढ़ा है, और समाजवादी विचारधारा के प्रति भी मेरा कोई ऐसा शुरुआती लगाव नहीं था। लेकिन मेरी मुलाकात हुई हिंदुस्तान के प्रख्यात समाजवादी नेता आदरणीय रघु ठाकुर जी के साथ, और उनसे जब मैं पहली बार सुल्तानपुर के रेलवे स्टेशन पे मिला, वो बड़े बड़े पदों पे रह चुके थे, जनता पार्टी में बड़े पदों पे रह चुके थे, जनता दल में राष्ट्रीय महासचिव के पद पे रह चुके थे, कई राज्यों के प्रभारी रह चुके थे। समाजवादी पार्टी की जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस समय वो राष्ट्रीय महासचिव रह चुके थे, बड़े बड़े पदों पे थे।
उसके बाद मैंने अपनी एक संस्था के कार्यक्रम में उनको बुलाया था, और मैं घटना इसलिए आपको बता रहा हूं कि आज भी समाजवाद के प्रति समर्पित लोग जिंदा हैं। तो मैं स्टेशन पर गया, अपनी संस्था के कार्यक्रम में उनको बुलाया था, उनको रिसीव करने के लिए गया। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर वो कार्यक्रम था। आजाद समाज सेवा समिति नाम की हमारी संस्था सुल्तानपुर में चलती थी, छोटी सी संस्था, आज भी चलती। और मैं एसी डिब्बे के सामने खड़े होके इंतजार कर रहा था कि रघु जी आएंगे और उनको रिसीव करेंगे और उनको ले जाएंगे, नारा लगाते हुए। और मैंने देखा कि गाड़ी आई, रुकी और चली गई, कोई व्यक्ति उतरा नहीं। मैं सोचने लगा कि शायद जैसे दूसरे नेता होते, इन्होंने भी कार्यक्रम दे दिया और आए नहीं। लेकिन देखा कि एक आदमी सामान्य दर्जे के डिब्बे से, जिसके कुर्ते फटे हुए, जिसके पैरों में हवाई चप्पल, एक सामान्य सा झोला लेके चला आ रहा। और तब मैं गया, मैंने उनका पैर छुआ और मुझे लगा कि नहीं, मुझसे बड़ी गलती हो गई। आज भी समाजवादी विचारधारा के प्रति समर्पित लोग जो अपना जीवन उस विचारधारा के तहत जी रहे हैं, उस विचारधारा के प्रति समर्पित होकर जी रहे हैं, ऐसे रघु ठाकुर जी जैसे लोग आज भी समाज में जीवित हैं। और उन लोगों से हमने समाजवाद का ताका गाला सीखा है, उन लोगों से हमने समाजवाद की पढ़ाई की। हम कोई हो सकता है कि आज जो सोच विकसित हुई, अगर हम भी सामान्यता एक परिवार में अपना जीवन जीते रहते, नौकरी से, घर से अपना मतलब रखते, रघु ठाकुर जी जैसे लोग नहीं मिले होते, तो हो सकता है कि हमारे मन में भी समाजवाद के प्रति कोई आकर्षण पैदा नहीं होता, हमारे मन में भी समाज में गैर बराबरी मिटाने को लेकर कोई आंदोलन करने की क्षमता नहीं पैदा हुई होती। हम भी अपना जीवन दूसरों की तरह आराम से काट रहे होते, मजे में पड़े होते। लेकिन एक ट्रेनिंग हुई, एक प्रशिक्षण हुआ, एक विचार मिला, तो आगे काम करने की दिशा मिली। मैं जहां एक तरफ समाजवादी आंदोलन की विशेषताओं को समझता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, उसको अपने अंदर ग्रहण करने की, थोड़ा बहुत उन पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करता हूं, जहां एक तरफ डॉक्टर लोहिया के 4.5 साल के कार्यकाल में पार्लियामेंट के अंदर उनकी बोली गई स्पीच के 7 खंड में बड़ी बड़ी किताबें बनी है। इसका मतलब यह बताता है कि समाजवादी अपने विचारों से देश की संसद को और देश की सड़क को, दोनों को हिला कर रखते थे। सड़क से संसद तक, सड़क खामोश हो जाएगी तो संसद बेलगाम हो जाएगी। यह विचार जो समाजवादियों का है, यह आज भी जिंदा है। सड़क और संसद दोनों को जगाने की आवश्यकता है। संसद सड़क पर चलने वाले गरीबों के प्रति उदासीन है, संवेदनहीन है, संवेदन शून्य है। इसलिए समाजवादी विचारों की प्रासंगिकता है, इसलिए समाजवादी विचारों की जरूरत है, इस वजह से समाजवादी आंदोलन की आवश्यकता है। आज भी उतनी ही आवश्यकता है, आज भी उतनी ही जरूरत है। तो मैं आपसे यह कह रहा था कि जहां एक और समाजवादी आंदोलन और समाजवादी विचारधारा की अपनी खासियत है, अपनी खूबियां हैं, वहीं दूसरी तरफ एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह भी है कि जिन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की आजादी के आंदोलन में, वो आज देश की सत्ता पर बैठे हुए हैं। जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया आजादी के आंदोलन में, आज वो देश के शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं। लेकिन जिन समाजवादियों ने अपना खून पसीना बहाया, जिन समाजवादियों ने लाठियां खाई, जेल गए, डॉक्टर लोहिया के 42 के आंदोलन को पढ़ लीजिएगा, कितना बड़ा योगदान, कितनी बड़ी यातनाएं उन्होंने झेली। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष एक रहा, पूरे समाजवादी आंदोलन में यह देखने को मिला कि हम संगठन और एक मजबूत संगठन बनाने में कहीं ना कहीं फेल रहे।
जो लोग हिंसा की भावना, नफरत की भावना, समाज को बांटने की भावना रखते थे, उन्होंने अपना खूब विस्तार किया। जो लोग समरसता की भावना, एकता की भावना, समाज को एक साथ ले चलने की भावना, गैर बराबरी को मिटाने की भावना, समाजवाद को आगे बढ़ाने की भावना रखते थे, उन लोगों ने शायद अपने संगठन का उतना विस्तार नहीं किया। आपस में नेताओं की लड़ाई भी इसका एक प्रमुख कारण रहा कि समाजवादी आंदोलन बिखर गया। अगर हमको वास्तव में समाज के दर्द को समझना और मिटाना है, अगर हमको वास्तव में समाज की गैर बराबरी को समझना और मिटाना है, तो समाजवाद के रास्ते पर चलना होगा, समाजवाद की विचारधारा को अपने जीवन में अपनाना होगा और समाजवाद के आंदोलन के दौरान जो नेताओं का आपसी बिखराव रहा, जो उसमें टूट पैदा हुई और समाजवादी आंदोलन कमजोर हुआ, उससे भी सीख लेकर आगे बढ़ना होगा। आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया और आप सब लोगों ने इस विषय पर जो कुछ भी मैं थोड़ी बहुत अपनी बात रख सका उसको आपने सुना। इसके लिए हृदय से बहुत बहुत आभार और आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।